स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का विशेष महत्व होता है। अंग्रेजी के सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो किसके अनुसार लगाई जाती है? सब्जेक्ट के अनुसार। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होनी जरूरी है। तो वर्ब क्या, वर्ब क्या है? द वर्ब इज एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब किससे एग्री होती है? उसके सब्जेक्ट से एग्री होती है। इन नंबर्स एंड पर्सन, किसमें? संख्या में और व्यक्ति के रूप में। तो क्रिया सब्जेक्ट के संख्या या व्यक्ति के अनुसार लगती है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। किसमें लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या फिर प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, यानी कि थर्ड पर्सन एक वचन को छोड़ के दूसरे प्रोनाउन है, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। आपने जब टेंस की होंगे तो ये बात अच्छे से सीखी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। और जो दूसरे पर्सन होते हैं उनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। यहाँ पे देखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दोज। यहाँ पे दोज है ओ एस ई, ओके, THOSE, दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सेकेंड रूल क्या है? अगर डेयर और नीड मॉडल एलेक्सरी के रूप में आए, किसके रूप में आए? मॉडल एलेक्सरी के रूप में आए, तो इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता। कभी भी इनके साथ एस नहीं लगता। ओके, जैसे कि यहाँ पे मॉडल एलेक्सरी के रूप में आया है, राज नीड नोट वाटर द प्लांट। तो यहाँ पे एस नहीं लगा, भले ही यहाँ पे थर्ड पर्सन एक वचन है। राज डेयर नोट टेल ए लाइज बिफोर हिज फादर। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन एक वचन है, लेकिन डेयर के साथ एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे। ओके, तो जब मॉडल्स एलेक्सरी के रूप में ये आए तो हम यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अगर ये वर्ब के रूप में आते तो हम यहाँ पे एस या ई एस लगा देते। यहाँ पे जो वर्ब है वाटर और टेल है, ये किसके रूप में आए? मॉडल्स के रूप में आए, इसलिए हमने इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया है। अगर डेयर और नीड वर्ब बनकर आते और सिंगुलर सब्जेक्ट होता या सिंगुलर प्रोनाउन होता, तो हम क्या लगा देते? वर्ब के साथ एस। क्या लगाते? वर्ब के साथ एस। जैसे राज नीड्स मनी, तो यहाँ पे राज के साथ जो नीड है वो वर्ब बन के आई है, तो इसलिए राज थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए नीड के साथ क्या लगा दिया? एस। राज डेयर्स टू गो, तो यहाँ पे भी डेयर के साथ क्या लगा दिया? एस। अगर डेयर व नीड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डेयर और नीड वर्ब का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? वर्ब का काम करेंगी। अगर डेयर और नीड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डेयर और नीड वर्ब का काम करेंगी। लेकिन ये दोनों नॉन फिनिट वर्ब का काम करेंगे। किसका? नॉन फिनिट वर्ब का। यहाँ पे एफ है, क्या है? यहाँ पे एफ। तो नॉन फिनिट वर्ब का काम करेंगी। और नॉन फिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस नहीं लगता। जब नॉन फिनिट वर्ब का काम करेंगी तो नॉन वर्ब फिनिट की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस नहीं लगता। केवल फिनिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। किस में लगता है? फिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। नॉन फिनिट की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस नहीं लगता। नॉन फिनिट की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस नहीं लगता। ओके, जैसे डज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, क्वेश्चन वाचक बनाया इसलिए आगे आ गई है, नहीं तो राज डज यानी कि यहाँ थी, यहाँ से हमने जब इसको क्वेश्चन वाचक बनाया है तो यहाँ पे आगे डज आ गया। वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगर हम इसको सीधा बनाते तो यहाँ पे डज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता। हम
नीड के साथ ही क्या लगाते एस, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई इसलिए SEIS इसके साथ आ गया है। अब नीड के साथ SEIS नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अब ये नॉन फिनिट होगी है। क्या होगी ये? नॉन फिनिट। डज राज नीड मनी, डज राज डेयर टू गो। ओके, आगे किसी सेंटेंस में प्रार्थना मंगल कामना प्रकट हो तो वर्ब में एस नहीं आता, वर्ब में एस नहीं आता। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? में सब्जेक्ट से। यहाँ पे क्या है? में सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। और अंत में क्या आता है? साइन ऑफ इंटरजेक्शन आता है। कौन सा साइन आता है? साइन ऑफ इंटरजेक्शन आता है। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। क्या है यहाँ पे? भगवान राजा को बचाए। गॉड सेव द किंग। जब किसी सेंटेंस में मंगल कामना होती है, भले ही यहाँ पे गॉड क्या है? थर्ड पर्सन एक वचन है, लेकिन यहाँ पे हम इसके साथ SEIS नहीं लगाएंगे। किसके साथ? सेव के साथ। यहाँ पे क्या है? सेव, सेव के साथ हम SEIS नहीं लगाएंगे। गॉड सेव द किंग। जैसे मे राज लिव लॉन्ग, तो मे से शुरू हो गया है, यहाँ पे भी मंगल कामना की गई इसलिए लीव के साथ SEIS नहीं लगाया, भले ही यहाँ पे थर्ड पर्सन एक वचन हो। किसी सेंटेंस में आशाहीन कामना, इच्छा या अभिलाषा हो, जैसे कोई विश हो, कंडीशन हो और पोजीशन हो, तो उसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का। जैसे इफ़ आई वर ए प्रिंस, तो यहाँ पे एक ऐसी इच्छा प्रकट की गई है जो पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे एक आशा, एक कामना की गई है कि मैं एक राजकुमार होता, काश कि मैं एक राजकुमार होता। तो इसीलिए यहाँ पे आई के साथ क्या आया? वर्ब। नहीं तो यहाँ पे क्या आता? वाज। आई विश आई वर ए बर्ड। अब यहाँ पे क्या इच्छा कर रहे हैं? कि मैं एक पक्षी होता। तो यहाँ पे भी ऐसी इच्छा हो रही है जो पूरी नहीं हो सकती। अगर किसी वाक्य में समूह वाक्य संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो कौन सी? समूहवाचक संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। अगर किसी वाक्य में समूहवाचक संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो प्रेजेंट टेंस या सिंगुलर वर्ब, इसका प्रेजेंट टेंस या सिंगुलर वर्ब इज, हैज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का प्रयोग होता है। किसी वाक्य में समूहवाचक कोलेक्टिव नाउन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोलेक्टिव नाउन की। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल दे रखा है, ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। यहाँ पे भले ही मेंबर्स ज़्यादा हैं लेकिन फैमिली क्या है? एक ही है। यहाँ पे कोलेक्टिव नाउन है। क्या है? कोलेक्टिव नाउन। इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आई है? सिंगुलर आई है। कैसी आई? सिंगुलर। एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर, यहाँ पे गार्लैंड एक ही, फ्लावर की भूमि तो एक ही है, फ्लावर्स चाहे कितने भी हों, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? वाज। तो जब कोलेक्टिव नाउन से वाक्य शुरू होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे देखो, द न्यूज़, भले ही न्यूज़ के साथ ऐसा है लेकिन ये सिंगुलर है, न्यूज़ सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब। अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन और कोलेक्टिव नाउन के रूप में आ जाए तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। प्लूरल नाउन के साथ कोलेक्टिव नाउन आ जाए तो कौन सा बन जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हिज मीन्स, यहाँ पे ये प्लूरल आ गया है। किसके साथ? तो इसके साथ ये प्लूरल आ गया है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्लूरल। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लो, इसी यहाँ पे इसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दूसरे में कंडीशन पूरी हो रही है। जैसे द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, प्लूरल नाउन के साथ क्या आ गया? कोलेक्टिव नाउन आ गया। यहाँ पे कोलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आ गया है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आ जाएगी।
यानी कि फैमिली भले ही एक हो लेकिन यहाँ मेंबरों की बात हो रही है, लेकिन ऊपर वाले रूप में मेंबर भले ही कितने हो, वहाँ पे फैमिली की बात हो रही थी इसलिए सिंगुलर आया, लेकिन यहाँ पे मेंबरों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या है, प्लूरल आया। क्या है, प्लूरल। आगे है प्लेंटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन में सब्जेक्ट बहुवचन बनकर रहता है। किसमें बनकर रहते हैं, बहुवचन में। और प्लूरल वर्ब आर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रेट पेन्स, ग्रेट पेन्स, तो यहाँ पे प्लूरल प्लेंटी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है तो सब्जेक्ट भी क्या होता है, प्लूरल ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। प्लेंटी ऑफ बुक्स, ये आ गया प्लेंटी का, तो यहाँ पे देखो ये प्लूरल हैव क्या होता है, प्लूरल में आता है, हैव बीन ब्रोट। ओके, आगे है प्लेंटी ऑफ के साथ अगर सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट आ जाए तो वो है सिंगुलर ही रहता है। क्या रहता है, सिंगुलर। उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे प्लेंटी ऑफ मिल्क हैज़, हैज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है, बीन ब्रोट, बीन बोट। मच पेन हैज़, मच पेन्स, यहाँ पे एस भी है, मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। आगे है वर्ब, द वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एक्शन, अबाउट द एक्शन, यहाँ पे ए है, एक्शन बीइंग डन बाय द पर्सन एंड एनिमल। तो वर्ब क्या होती है, जो किसी व्यक्ति या जानवर द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। कार्य का होना या प्रगति का होना क्या कहलाता है, क्रिया। क्या कहलाता है, क्रिया। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है कोमल राइट्स विद दिस पेन, कोमल किसके साथ लिख रही है, इस पेन के साथ लिख रही है। आई लिव इन चंडीगढ़, मैं कहाँ रहता हूँ, चंडीगढ़ में। द वर्ड लाइक राइटर्स एंड लव्स। आगे है आर एक्शन वर्ड एज दे टेल द एक्शन बीइंग डन बाय द नाउन, हैंस दीज आर कॉल्ड वर्ब। ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि ये राइट है और ये लीव है, ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे कार्य को दिखा रहे हैं, किसको, एक्शन को दिखा रहे हैं, इसलिए क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है। ए वर्ब टेल्स अस वट, यहाँ पे क्या है, वट। वट ए पर्सन और ए थिंक इज, कि एक आदमी या कोई भी इंसान क्या कार्य कर रहा है, यानी कि क्रिया हमें व्यक्ति या वस्तु की क्या दिखाती हैं, स्थिति के बारे में बताती हैं। दिस पेन इज यूजलेस, तो यहाँ पे वस्तु की वो स्थिति के बारे में बताया गया कि ये पेन क्या है, बेकार है। ही फील्स सॉरी, यहाँ पे क्या है, ही फील्स सॉरी, ओ यानी कि एस ओ। ए वर्ब टेल्स अस व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग। वर्ब क्या दर्शाती है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य किया गया है। क्रिया हमें दर्शाती है कि वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, क्या क्या हो रहा है। द स्टिक इज ब्रोकन, जो स्टिक है वो क्या हो गई है, टूट चुकी है। और मील इज ईटन, खाने को खा लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ हमें वर्ब वो बताती है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। वर्ब टेल्स अस व्हाट ए पर्सन और थिंक डज, क्रिया हमें बताती है कि व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं। अजय प्लेज हॉकी, अजय क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। आगे है कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब, एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, प्राइमरी और मॉडल वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट टेक्स वन और मोर सब्जेक्ट, जो एक या अधिक सब्जेक्ट ले सकती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रियाकर्ता द्वारा
कर्म पर स्थानांतरित होती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। ऐसी क्रियाओं के साथ हमेशा कार्य का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईट, सी, प्ले, गिव एंड टीच आदि क्रियाओं के बाद हमेशा कार्य को प्रयोग में लाया जाता है। किसको प्रयोग में लाया जाता है? कार्य को प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल, युवराज खाना खा रहा है। युवराज क्या खा रहा है? खाना। तो युवराज इज ईटिंग मील। उपरोक्त वाक्य में क्रिया क्या है? खा रहा है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर। किस पर पड़ रहा है? खाने पर। अतः क्रिया खा रहा है क्या है? एक सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं जैसे गिव, आस्क, ऑफर और प्रोमिस एंड टेल के साथ दो कर्म प्रयोग में लाई जाती है। कौन कौन सी होगी? गिव होगी, आस्क होगी, ऑफर होगी, प्रोमिस होगी एंड टेल होगी। इनके साथ दो दो कर्म प्रयोग में लाए जाते हैं। मैंने रोहित को 10 रुपये का नोट दिया। आई गेव रोहित ए 10 रुपीज़ नोट। उपरोक्त वाक्य में क्या है? क्रिया दिया। क्रिया क्या है? दिया। और इसके दो कर्म हैं। कौन कौन से है? रोहित और 10 रुपये का नोट। रोहित और 10 रुपये का नोट, दो यहाँ पे क्या है? कर्म है। क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर 1 रुपया पर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? यहाँ पे 1 रुपया नहीं है, क्या है? 10 रुपये का नोट। क्या है? 10 रुपये का नोट। सीधा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है। अतः यह प्रत्यक्ष कर्म है। क्या है? प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि क्रिया का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रोहित पे, इसलिए क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आगे है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक्स एनी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। कर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रियाकर्ता द्वारा कर्म पर स्थानांतरित नहीं होती, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता। ऐसी क्रियाओं के बाद कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्रिया केवल क्रिया एक्शन स्टेट को दर्शाती है, यानी कि दशा और अवस्था को दर्शाती है, जैसे कम, गो, फाल, डाई, स्लिप तथा लाई आदि क्रियाओं के बाद क्या लगता है? कर्म का प्रयोग नहीं होता। अगर लगाओगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है। जैसे युवराज रन ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है? ये एक्शन। युवराज ने लंबी दौड़ लगाई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो क्रिया उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है। तो युवराज रन ए लॉन्ग डिस्टेंस। रोहित सो रहा है। रोहित इज स्लीपिंग। ये एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब आर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस या बेयर इन्फिनिटिव। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल और डीप पास्ट कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ वर्बें दे रखी है, इनको आप रीड कर लेना। एब्यूज फर्स्ट फॉर्म है, एब्यूज्ड सेकंड है, और ये एब्यूज थर्ड है, और एब्यूसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट टेंस, और जो सेकंड होती है पास्ट टेंस, जो थर्ड होती है वो क्या है? डीप पास्ट टेंस, और जो आईएनजी वाली होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे है फिनिट वर्ब। किसे कहते हैं? फिनिट वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। जो किसके बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद, और बिफोर द सब्जेक्ट और सो द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जो क्रिया वाक्य में काल को बताती है उसे क्या कहते हैं हम? फिनिट वर्ब। यह सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। जैसे युवराज प्लेज फुटबॉल डेली। डज युवराज प्ले फुटबॉल डेली। यहाँ इन वाक्यों में जो प्लेज है और जो डज है वो क्या है? फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है? ये कहाँ पे आती है? कम्स आफ्टर द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इट डज नॉट डील विद द सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। जो क्रियाएं वर्ब, यानी कि जो वर्ब वाक्य में किसी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आए
और इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। वह कौन सी होती है? नॉन फिनिट वर्ब। जैसे यहाँ पे है ही लव्स कैंपिंग, कैंपिंग लव्स के बाद आई है तो यहाँ पे इसका ही के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कैंपिंग इन द वुड्स, तो यहाँ पे कैंपिंग नॉन फिनिट वर्ब है। आगे स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है? स्ट्रॉन्ग वर्ब डू नॉट एंड इन ईडी। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है वो ईडी से, जैसे कि यहाँ पे जो वर्ब ईडी से ख़त्म हो रही है वो वीक वर्ब है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये कैच, कोट, कोट है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब है। कौन सी है? स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये वीक है, लेकिन ये गेट, गोट, गोट, ये कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक आपको समझ में आ गया होगा। ईडी से ख़त्म नहीं होती है। इन दिस केस वर्ब ऑफ पास्ट टेंस, ये किस में होती है? पास्ट टेंस में। एंड द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ नॉट द सेम, यानी कि जो पास्ट टेंस होता है और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये वाला डीप पास्ट टेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये दोनों सेम नहीं होती। दे आर आल्सो कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती और इनके अंत में वर्ब के साथ ईडी नहीं आता। जैसे यहाँ पे गिव, गेव, गिवन होता है तो ये तीनों फॉर्म अलग अलग है, इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और वीक फॉर्म में क्या होता है? लास्ट में ईडी आता है, या फिर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। ओके, जैसे यहाँ पे टेल की टोल्ड, टोल्ड, दोनों सेम है, भले ही ईडी ना है लेकिन दोनों सेकंड और थर्ड सेम है, इसलिए ये क्या है? वीक वर्ब। आगे प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं? इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बी, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सारी की सारी क्या है? प्राइमरी वर्ब। कौन सी है? प्राइमरी वर्ब। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ पे ये कौन सी है? प्राइमरी वर्ब। हैज़ क्या है? प्राइमरी वर्ब। डिड क्या है? प्राइमरी वर्ब। और मॉडल अलक्सरी, इट टेल्स द मॉडल्स ऑफ एक्शन, इट आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब विच टेक्स द मेन वर्ब। मॉडल्स क्रिया, कार्य के ढंग को दर्शाती है, जिसे सहायक क्रिया भी कहा जाता है। मॉडल्स, इसको हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। यह अपने साथ मुख्य क्रिया नॉन फिनिट वर्ब लेती है, यानी कि इसके साथ एक वर्ब और हमें मिलेगी। जैसे आई शैल रीड द बुक, तो इसके साथ हमें रीड मिला है। यू मस्ट ओबे हिम, तो इसके साथ भी हमें क्या मिली है? वर्ब मिली है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय।